हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.101। तो ये एक बच्चे की कह लें फरमाइश पे किया जा रहा है, मतलब कह लें उसकी रिक्वेस्ट पे। तो कुछ उसको प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी दूसरे चैप्टर की 100 से अपर लेवल पे जाके, यानी कि 100 के ऊपर जो है, तो वो हम हल करेंगे आज। और उसके बाद एक बच्चा है जिसको छठे चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग असेसमेंट उसे चाहिए वीडियोज़ में, तो उनको किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है ना, उसने हमें ये सर्किट दिया और वो हमें कहता है कि फाइंड आई ए की वैल्यू आपने उसको कैलकुलेट करके देनी है। तो देखो बच्चों, इसके लिए ना एक आपने ना यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना, वो कौन कौन सा कंसेप्ट चलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखें, यहाँ पे केसीएल चलेगा, केवीएल चलेगा, उसके बाद ओहम्स लॉ चलेगा, उसके बाद आपका कह लें कि हाँ, बस ये तीन चीज़ें चलेंगी, ओहम्स लॉ, केसीएल, केवीएल। इन तीनों चीज़ों का कंसेप्ट आपको होना चाहिए। इनकी कंसेप्चुअल वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपने जाके एक दफ़ा देख लेनी है। ठीक है, तो चलो आओ। सबसे पहले बच्चों देखो, मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मेंशन करूंगा। देखो, मुझे अगर आई ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, यहाँ पे पहले नोड देखो। नोड उस पॉइंट को बच्चों कहा जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। देखो, ये भी हमारे पास एक नोड है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है। देखो, एक इस रजिस्टर की, एक इस करंट की, और एक आगे इस सर्किट के जोड़ की यहाँ पे एक वायर अटैच है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। उसके बाद देखो बच्चों, ये भी एक हमारे पास नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। तो लिहाजा बच्चों, इन नोट्स की मदद से हम केसीएल लगा के आई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देखें किस तरह से। मैं लेट से कह देता हूँ, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है लाइक I1 के नाम से। ठीक है, डाउनवर्ड आ रही है। आपने खुद से नाम देने हैं सबको। ठीक है, खुद से नाम देने हैं, मेरी बात को याद रखना है। एक भी अगर आपने पॉइंट मिस कर दिया तो आप यहाँ पे टेंशन में आ जाओगे। देखो कैसे। यहाँ पे बच्चों देखो, मैं असल में ना आई ए को कैलकुलेट पता है कहाँ से करने वाला हूँ, इस नोड की मदद से। इसको लेट से मैंने नोड 1 कह लिया। ठीक है, नोड 1 कह लिया मैंने। इसमें एक देखे करंट खुद से एक डायरेक्शन करंट की रख दी I1। ठीक है, इसी तरह से मैं इस करंट में, इस वायर में भी एक करंट रख देता हूँ I2 के नाम से। अब बच्चों देखो, मैं I1 को कैलकुलेट करना चाहूंगा ना, तो मुझे 2 ओहम के क्रॉस इसके वोल्टेज पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस खुद से ही लगा देता हूँ साइन, और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ V2 ओहम। ठीक है, यानी कि इसके जो क्रॉस वोल्टेज होंगे वो V2 ओहम होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अगर मैं I1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा सकता हूँ 2 ओहम रेजिस्टर पे। क्यों? क्योंकि I1 को कैलकुलेट करना इससे इजी हो जाता है। देखिए, मैं अभी आपको I1 कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये देखिए, I1 इज इक्वल टू, बच्चों पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है। इस 2 ओहम के बिल्कुल पैरेलल में लगा हुआ अपना 6 वोल्ट का सोर्स। ठीक है, वो किस तरह से, अक्सर बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, सर आप कहते हैं पैरेलल में 2 रजिस्टर, यानी कि पैरेलल में 2 चीजें उस वक्त होती हैं जब उनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन हो। तो आप कहेंगे कि सर इसके बीच में तो एक अपने पास वो आ रहा है करंट सोर्स। तो बच्चों, करंट सोर्स इसमें कोई मतलब अपनी परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था करंट सोर्स कॉमन करवा देता होता है टर्मिनल्स को। ठीक है, ये करंट सोर्स इस वक्त ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे एक शॉर्ट वायर है, क्योंकि शॉर्ट वायर में करंट फ्लो कर रही होती है। ठीक है बच्चों, तो जरा गौर करो, ये टर्मिनल इस तरह से 6 वोल्ट के साथ कॉमन हो रहा है, इस 6 वोल्ट के सोर्स के साथ। अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है 2 एम्पेयर के साथ, और लोअर टर्मिनल यहाँ नीचे कॉमन हो रहा है। दैट्स वाई ये दोनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। दैट्स वाई हमारे पास V2 ओहम की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, जो कि 6 वोल्ट है। समझ आई मेरी बात की? दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस पॉइंट। तो V2 ओहम की वैल्यू हमें पता है, तो देखो मैं I1 कैलकुलेट कर सकता हूँ थ्रू ओहम्स लॉ। देखो, इसके पॉजिटिव पोल में हमारी करंट बच्चों एंटर कर रही है, दैट्स वाई V2 ओहम की वैल्यू प्लस में ही हम पुट करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। आपने साइन उसी तरह से लगाना है जैसे इसके हैं। अगर आप इसके साइन उल्टे लगाओगे, तो अगर मैंने ऐसे किया होता बच्चों, माइनस का साइन ऊपर रखा होता और प्लस का साइन नीचे रखा होता V2 ओहम का, तो देखो बिल्कुल इसकी खिलाफ वर्जी हो जानी थी इसके साइंस की। तो दैट्स वाई फिर इसकी वैल्यू आनी थी V2 ओहम की -6 वोल्ट। ठीक है, यानी कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाना था। लेकिन आप साइन बिल्कुल एज इट एज इसके सेम टू सेम रखोगे तो फिर आप इजी रह जाओगे। ओके हो गया? तो देखो, अब मैं V2 ओहम की मदद से I1 को कैलकुलेट करने लगा, ओहम्स लॉ लगाने लगा। I इज इक्वल टू V ओवर R, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो V2 ओहम ओवर R बच्चों कौन सा रेजिस्टर है जिसमें से I1 गुजरी तो V2 ओहम वोल्टेज पैदा हुए। देखें, I1 करंट जो है 2 ओहम के रेजिस्टर में से गुजरी, तब ये वोल्टेज पैदा हुआ। दैट्स वाई इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओहम है, तो इसके बटे में आ गया 2। तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं। V2 ओहम की वैल्यू कितनी है, पैरेलल में होने की वजह से ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 6 हो गई। दैट्स वाई हमें इसकी वैल्यू मिल गई 6/2, और हमारे पास देखें आ गई वैल्यू किसकी, I1 की 3 एम्पेयर। ओके हो गया बच्चों? तो देखो I1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अगर आप नोड 1 के ऊपर यहाँ पे आप देखें, मैं नोड 1 के ऊपर KCL लगाता हूँ, जरा गौर कीजिएगा बच्चों। नोड 1 के ऊपर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, तो KCL का क्या 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 कहता था, केसीएल का कहना था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही आगे लीव करता है।
तो देखो इस नोड के अंदर कौन सी करंट एंटर कर रही है, वो है I1 एंटर कर रही है, बाकी दोनों करंट्स बाहर जा रही हैं। देखो I1 भी बाहर जा रही है, सॉरी IA भी बाहर जा रही है, I2 भी बाहर की तरफ जा रही है। दैट्स व्हाई इनका सम इस तरफ आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर इसकी डेफिनेशन जरा रिपीट करके आप बताता हूँ। देखें द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। ओके हो गया। ये हमने क्या किया है, आपने ऊपर लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1 इसको नाम देकर इस नोड को, तो आपने क्या देना है। अब बच्चों देखो जरा इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसमें मुझे I1 की वैल्यू पता है, लेकिन बाकी दोनों मेरे लिए वेरिएबल्स हैं। IA की वैल्यू भी मुझे नहीं पता और I2 की वैल्यू भी नहीं पता। तो मैं अब इनके लिए क्या करूं, देखें जरा। इनके लिए आप पता क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो I2 को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं इस नोड की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि देखो I2 जिस वायर में फ्लो कर रही है वहां पे कोई रेजिस्टर या कोई करंट सोर्स नहीं लगा जिसकी मदद से मैं I2 को कैलकुलेट कर सकूं, कोई ओहम्स लॉ या कोई ऐसे मतलब के जुगाड़ लगा के। दैट्स वाई मुझे इसको भी एक नोड कंसिडर करना पड़ेगा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला नोड। अब मुझे इसकी भी दोनों तरफ वायर्स में करंट को फ्लो करवाना पड़ेगा। लेट्स से बच्चों मैं कहता हूं यहां पे नीचे की तरफ एक करंट आ रही है I3 के नाम से, ठीक है। मैंने कोई भी डायरेक्शन आपने देते जाना, कोई मसला नहीं है इससे, ठीक है। ये आपने करंट की डायरेक्शन दे दी और एक करंट आप ले लेते हो, लेट्स से इस तरफ एक आप लेट्स से कहते हो एक करंट हमारी इसमें मूव कर रही है जिसका नाम है I4। ओके हो गया। अब देखो I2 की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, देखो बच्चों मैं अप्लाई करूं, अगर यहाँ पे जरा गौर करें, अप्लाई KCL एट नोड 2 करूं तो द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। फिर से वही कहानी। तो देखो I2 जो है वो इसमें एंटर कर रही है, जबकि I3 वो भी एंटर कर रही है और I4 लीव कर रही है, यानी इस दफा लिविंग करंट एक है जबकि एंटरिंग करंट्स दो हैं। तो लिहाजा इसका फार्मूला बनेगा, देखो एंटरिंग करंट सम ऑफ एंटरिंग करंट्स जो कि I2 प्लस I3 हो जाएगा और इज इक्वल टू लिविंग करंट्स द सम ऑफ लिविंग करंट्स, जबकि लिविंग करंट एक ही है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो बच्चों इक्वेशन 2 में आपके पास कितने वेरिएबल हैं, सारे वेरिएबल हैं। देखो ना आपको इस वक्त I2 का पता है, ना I3 का पता है, ना I4 का पता है। अब ये कैसे आप करोगे, देखो I4 को आपने कैलकुलेट करना है ना बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अभी आपके सामने I4 कैलकुलेट करके बताऊंगा। देखो बच्चों I4 जो है ना, मुझे यहाँ पे 4 वोल्ट बताए गए, यानी कि I4 जब इस रेजिस्टर में से करंट गुजरती है तो इसमें 4 वोल्ट जनरेट होते हैं। तो लिहाजा मैं I4 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ओहम्स लॉ की मदद से। ये मुझे खुद इस इक्वेशन से पता चल रहा है। देखिए ना I4 करंट इस लूप में फ्लो कर रही है, जो बता रही है कि I4 करंट जब इस रेजिस्टर में से गुजर के गई तो इसमें 4 वोल्ट जनरेट हो गए। लेकिन अब देखो बच्चों I4 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है। फिर से हम वही फार्मूला लगाने लगे I इज इक्वल टू V/R, लेकिन इसमें थोड़ी कॉमन सेंस आपने इस्तेमाल करनी है। देखें करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है ना 4 वोल्ट के, दैट्स वाई यहां पे फिर -4 आएगा। आई समझ में बात, यानी कि जिस पोल में करंट एंटर करती है वोल्टेज के साथ हमेशा वो साइन आता है। तो ये माइनस के पोल में एंटर कर रही है, दैट्स वाई इसके साथ माइनस का साइन आया, -4। ये वोल्टेज की वैल्यू होगी। अब रेजिस्टेंस हमने लिखनी है, किस रेजिस्टर के क्रॉस 4 वोल्ट है बच्चों, 2 ओहम के क्रॉस। तो दैट्स बाय बटे में आगे रेजिस्टेंस 2, तो ये करंट की हमें वैल्यू मिल गई -2 एम्पेयर। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर से वही कहानी है कि मतलब प्रीवियस वाली कॉमन सेंस है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक करंट ऐसी है जिसकी वैल्यू हमें पता, बाकी दोनों हमारे लिए अननोन है। एक इक्वेशन उस वक्त तक हमारी मदद नहीं कर सकती बच्चों जब तक उसमें सिर्फ एक वेरिएबल ना हो, मतलब कि उसमें हो ही एक अननोन वैल्यू, बाकी हम पुट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तब तक वो हमारी मदद नहीं कर पा रही होती। अब देखो मैं करता क्या हूं, जरा गौर करना। अब मुझे असल में फाइंड आउट करनी होगी I3 को पता है मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जरा गौर कीजिएगा। ये 2 एम्पेयर देखें, इस नोड की मदद से, ये नोड की मदद से I3 कैलकुलेट हो जाएगी। जरा बच्चों देखो ये जो नोड है इसको हम क्या कह सकते हैं, नोड 3 कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने नोड 2 तक की कहानी छेड़ी है। तो ये नोड 3 हो गया हमारा। देखो बच्चों मुझे इसमें इस वायर की करंट का पता है जो इसके नोड के घेरे में आ रही है, ऊपर वाली वायर की करंट का नहीं पता। तो यहाँ पे मैं लेट से एक करंट फ्लो करवा देता हूँ नीचे की तरफ, उसका नाम रख देता हूँ बच्चों, क्या नाम रखें, I3 तक I4 तक रख चुके हैं, I5 इसको कह लो, ठीक है। I5 हमने कैलकुलेट करनी है। वो कैसे पता चलेगी, देखें इस रेजिस्टर में से ये करंट गुजर रहा है। अगर मुझे इस रेजिस्टर के क्रॉस बच्चों इसके वोल्टेज पता चल जाए, मैं देखें ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन रख के इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उनको नाम दे देता हूँ V3 ओहम, ठीक है बच्चों, यानी कि 3 ओहम के क्रॉस जो हमारे वोल्टेज हैं। अब देखिएगा मैं इनको कैसे कैलकुलेट करता हूँ। देखें बच्चों आप सब जानते हैं हमें I4 की जो हमारे पास I4 की वैल्यू है हमें उसका पता चल चुका हुआ है कि I4 की कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो लिहाजा हम I4 की वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए V3 ओहम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा जरा किस तरीके से। तो देखें बच्चों मैं यहाँ पे अभी आपके सामने सारा काम करूंगा। देखें करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास लूप की करंट किस तरह से घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो लिहाजा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से मतलब ये करंट जा रही है। देखें इसी डायरेक्शन में है ना हमारी करंट,
ये जो I4 आपने मेंशन की हुई है, देखें ये ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के बिल्कुल मुतवाजी। अगर इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना चाहूँ तो मुझे -I4 करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों आप ना करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर वोल्टेज से भिड़ने वाले हैं तो हमारा काम चल जाएगा। देखें मैं असल में फाइंड आउट करना चाहता हूँ V3 ओहम के वोल्टेज, ताकि मुझे I5 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, ताकि फिर मैं इसकी मदद से I3 कैलकुलेट करूँ। I3 कैलकुलेट हुई तो मैं I3 और I4 की मदद से I2 कैलकुलेट करूँगा। I2 जब कैलकुलेट हो जाएगी बच्चों तो I2 और I1 की मदद से हम IA कैलकुलेट कर लेंगे। बस इतनी कहानी है। चलो आओ देखो, ये I4 बच्चों मैं यहाँ पे आपके लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ, अप्लाई KVL एट लूप 4, ठीक है, ये आपने लिखना है KVL एट लूप 4। लूप 4 क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि देखो करंट का नाम आपने I4 रखा हुआ है, इसका मतलब ये लूप 4 बनता है, ठीक है। जो करंट का आपने नंबर रखा होता है वही लूप कहलाता है, ठीक है। KVL होता क्या, ये आपने देख लेना जाके बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ की कंसेप्चुअल वीडियो में। तो देखो KVL में असल में हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने होते हैं। देखो बच्चों मैं कहाँ से चलना स्टार्ट करूँ, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से जा रही है, ठीक है, यानी कि इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है 6 वोल्ट के, तो लिहाजा +6 आ जाएगा, ठीक है, +6। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट आगे जाती है और 2 ओहम के रजिस्टर में से गुजरती है। लेकिन बच्चों आपने 2 ओहम का रजिस्टर, यहाँ पे 2 ओहम के रजिस्टर के ऊपर क्या नाम है वो लगा देना, क्या नाम है यार उसको, क्या कहते हैं अपना, मेरे जहन में से निकल गया, ओहम्स लॉ। हाँ जी बच्चों ओहम्स लॉ लगा देना है। तो देखो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V = IR। तो इसमें से करंट कौन सी गुजरी है, I4, सिर्फ I4 इस 2 ओहम के रजिस्टर में से गुजरी है। डेट्स इसका फार्मूला बन जाएगा 2, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है हमारी 2 और करंट है I4, तो लिहाजा 2I4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो करंट 4 ओहम के रजिस्टर में से गुजरती है, तो इसके भी हमें वोल्टेज लिखना है, तो इसका भी बच्चों क्या फार्मूला बन जाएगा 4I4, क्योंकि इसमें से सिर्फ I4 करंट के गुजरने से इसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। उसके बाद बच्चों देखो जब हम मजीद आगे जाते हैं तो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है V3 ओहम के। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप 3 ओहम के रेजिस्टर के ऊपर क्यों नहीं ओहम्स लॉ लगा रहे, क्योंकि बच्चों देखो मुझे V3 ओहम फाइंड आउट करना है, दैट्स व्हाई मैं इसके वेरिएबल में से करंट गुजार रहा हूं, ठीक है, यानी कि मैं इसके वोल्टेजेस को कंसीडर कर रहा हूं। देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी, दैट्स व्हाई आ जाएगा +V3 ओहम। अब देखो ये चक्कर मुकम्मल हो गया, हम फिर से 6 वोल्ट वापस आ गए अपने चक्कर के अकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई = 0 कर दोगे, यानी कि आपने KVL लगा दिया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, देखो 6 ये V3 ओहम किसके इक्वल आ जाएगा, V3 ओहम = ये दूसरी तरफ जाके -6 हो जाएगा और ये -6I4 हो जाएगा, -6I4। I4 की वैल्यू ना बच्चों पुट कर दें, देखें चलिए आपके लिए एक स्टेप देखें, -6I4 हो गया, इधर आके देखो -6 इंटू I4 की वैल्यू जो कि -2 है, देखें बच्चों तो हमें V3 ओहम कितनी वैल्यू दे रहा है, देखो ये बन जाएगा +12, 12 में से 6 माइनस करें 6 आ जाता है, 6 वोल्ट आपको वैल्यू मिल गया V3 ओहम की। अभी आप I5 कैलकुलेट कर सकते हो, देखो I5 आ जाएगा आपके पास बच्चों ओहम्स लॉ की मदद से। देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, इसके पॉजिटिव पोल में से एंटर करके, ये दैट्स व्हाई V3 ओहम प्लस में पुट किए जाएंगे, तो इसका फार्मूला बन जाएगा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। किस रेजिस्टर में से करंट गुजरी तो वोल्टेज पैदा हुए बच्चों 3 ओहम में से गुजरी, दैट्स व्हाई इसके बटे में रेजिस्टेंस आ गए 3, तो ये फार्मूला आ गया। तो देखो 6/3 = 2 एम्पेयर, ठीक है। आपको I5 भी बच्चों पता चल गया। अब आप अप्लाई कर दो KCL नोड 3 के ऊपर, ताकि आप अपनी करंट I3 कैलकुलेट कर सको। फिर स्टेप बाय स्टेप हम इसको, पहले हमने सर्किट को बच्चों क्या किया है, ओपन किया, अब हम सर्किट को क्लोज करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखें अप्लाई KCL आपने लिखना है, अप्लाई KCL एट नोड 3, ठीक है। तो देखो द सम ऑफ एंटरिंग करंट = सम ऑफ लीविंग करंट, फिर से वही कहानी, इसमें देखो 2 करंट्स एंटर कर रही है, एक लीव कर रही है, तो देखो 2 करंट्स जो एंटर कर रही है वो कौन सी है, एक I5 है, एक 2 एम्पेयर है, तो इन दोनों का सम आ गया एंटरिंग करंट्स की साइड पे, I5 + 2 = लीविंग करंट। देखो बच्चों I3 है, I3 ही आपने कैलकुलेट करनी है, तो देखो यहीं से ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। I3 इधर ही है, इस साइड पे मैं ले आया इसको बच्चों, मैंने इक्वेशन को 180 डिग्री का फेस शिफ्ट यानी ऐसे घुमा के बस लिख दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों 2 + 2, क्योंकि आपको पता है 2 + 2 4 एम्पेयर हो जाएगा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये देखो I5 की वैल्यू है 2 एम्पेयर, जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4 एम्पेयर, यानी कि I3 की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी, 4 एम्पेयर। अब बच्चों बस आप क्लोज करते जाओ। देखो अब वापस आ जाओ इस इक्वेशन पे, इक्वेशन 2 पे। ये देखो इक्वेशन 2 में आपको I4 की भी अब वैल्यू पता है और I3 की वैल्यू भी अब आपको पता चल चुकी है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बच्चों 2 को सॉल्व करने लगा हूँ। देखें मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, I2 की। I2 इधर ही रह गया, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है, और ये जो I3 इसमें प्लस हो रहा था दूसरी जानिब जाके माइनस हो गया I4 में से, ठीक है बच्चों, I4 - I2 ये फार्मूला बन गया। देखें सॉरी I4 - I3 है ना, उधर जाके माइनस हो गया इसमें से, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिख ली। देखें अब I4 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -2 और I3 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, -4 सॉरी +4।
+4, तो देखो +4 जब I3 की जगह पुट करूंगा तो ये -4 बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये -6 एम्पेयर आ गई आपके पास। ठीक है, आपको I2 की वैल्यू पता चल गई। अब देखो डायरेक्ट आप इस इक्वेशन पे आ जाओ, इक्वेशन 1 पे, ताकि आप IA की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लो। देखो बच्चों, IA के लिए अगर मैं यहाँ पे फार्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखो IA इधर ही रह जाएगा, ठीक है, इस साइड पे IA इधर ही रह गया और I2 उधर जाके I1 में से माइनस हो गया। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात की। तो I1 माइनस I2 फार्मूला बन गया। तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं। I1 की कितनी वैल्यू थी, ये देखो बच्चों 3 है, और जो आपके I2 की वैल्यू है वो माइनस में आई है, बाहर भी माइनस है एक, और अंदर वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, देखो बच्चों -6 वैल्यू आई हुई है हमारे पास I2 की। तो देखो 3 + 6 हो जाएगा, यानी कि आपके पास IA की बच्चों वैल्यू आ जाती है कितनी, 9 एम्पेयर। तो लें, आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड है। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा बस बच्चों इसमें ना KCL KVL और ओहम्स लॉ का कंसेप्ट है जो आपने समझना है। उसके बाद कह लें आप खुली, आप आज़ाद हो यार इस क्वेश्चन को हल करने के लिए।